गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी वो परसों हुई थी। कल हेल्थ इशू के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई। तो जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो हम रशियन रिवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो जार निकोलस है, जार निकोलस सेकंड जो रूलर हुआ करते थे रसिया के, उनके टाइम में रसिया के अंदर ही बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन जो है वो देखने को मिला था। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि रशिया के जो लोग थे मेन रूप से रशियन जो लोग थे वो 85% जो टोटल पॉपुलेशन में से 85% जो लोग थे वो मेन रूप से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो थी उनके अंदर इन्वॉल्व हुआ करते थे। और सिर्फ जो है रसिया जो है वहां पर लोग अपने लिए ही सिर्फ जो है खाने के लिए ही अनाज पैदा नहीं करते थे, बल्कि यहाँ से पैदा हुआ अनाज जो है वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों के अंदर भी जो है भेजा जाता था और काफी अनाज जो है यहाँ पर पैदा किया जाता था। तो उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो आज हम क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो रशियन रिवोल्यूशन जो है जिसमें जार निकोलस के टाइम में हुआ था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था मेजोरिटी ऑफ रशियन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चरिस्ट, अबाउट 85% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन। उसके बाद है अर्न देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, कहाँ से अर्न करते थे, एग्रीकल्चर से ही अर्न करते थे। इसके अलावा कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस फॉर द मार्केट एंड देयर ओन नीड, जो कल्टीवेटर्स थे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जो ग्रीन है उसको पैदा करते थे, साथ ही साथ उसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी रसिया वाज ए मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन। लास्ट पॉइंट हमारा यही था कि रसिया जो है वो एक ग्रेट एक्सपोर्टर था ग्रीन का। उसके बाद आपका आता है प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज। अब देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ रसिया जो है उसमें 85% जो लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर जो है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज जो है वो रशिया के अंदर बहुत ज्यादा नहीं थी। सिर्फ दो ही बड़े शहर थे रशिया के जहां पर इंडस्ट्रीज जो थी डेवलप हुई थी, तो वो है आपके स्टेट पीटर्सबर्ग और दूसरा है मॉस्को। तो ये दो एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा यानी प्रोमिनेंट रूप से जो है इंडस्ट्रीज जो है वो स्थापित की गई थी। तो इसके अंदर देखिए, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज तो वो है आपका स्टीफन पिट्सबर्ग एंड मॉस्को। मॉस्को जो है ये भी सिटी है रसिया का, और जो पीटर्सबर्ग है ये भी सिटी है। तो ये दो ऐसे बड़े शहर थे जहां पर मेन रूप से जो इंडस्ट्रीज हैं वो एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है कि आपका 1819 के अंदर 1890s मैनी फैक्ट्रीज वर सेट अप। काफी सारी फैक्ट्रीज जो है 1890 के समय में काफी सारी फैक्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश हुई 1890। सेट अप फॉरन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज इस समय में हुई 1918 के समय 1890s के समय में, सॉरी। उसके बाद है रेलवे जो है। अब आपको पता है कि अगर फैक्ट्रीज कहीं पर भी बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पर आपको सामान को लाने यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए रेलवे की भी काफी जरूरत होगी। तो जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्री सेटअप हुई, तो उनके साथ ही रेलवे जो है वो भी इनके साथ साथ ही आ गया। तो रेलवे नेटवर्क जो है, रेलवे रेलवे नेटवर्क was extended।
तो रेलवे का भी काफी ज्यादा विकास जो है वही समय में हुआ। उसके बाद कोल प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो कोल का यानी कोयले का जो प्रोडक्शन था, कोल प्रोडक्शन वाज डबल एंड आयरन एंड स्टील, आयरन और जो स्टील है आउटपुट, आयरन और स्टील का जो आउटपुट था वो क्या हो गया, वो 4 गुना बढ़ गया। तो वो क्या हो गया वो क्वाड्रपल हो गया। और इस तरह से जो स्टील और आयरन है ये 4 गुना बढ़ चुका था इसका प्रोडक्शन, जबकि कोयला जो है इसका प्रोडक्शन जो था वो डबल हो चुका था। इसके बाद हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है, government suppress them to ensure minimum wage and limited hours of work। अब गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि भाई कुछ जो दबाव है वो इनके ऊपर फैक्ट्रीज के ऊपर डाला जाए, ताकि क्योंकि जो वर्कर हैं उनकी कंडीशन बहुत ही खराब इन लोगों ने कर रखी थी, वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा था, वेज भी इनको बहुत कम दी जाती थी। तो यही कारण था कि सरकार इनके ऊपर नजर रखती थी कि भाई ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा व्यवहार जो है कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये उनको धोखा देने में कामयाब रहते थे और अपनी मनमर्जियां जो है वो करते थे। तो गवर्नमेंट ट्रस्ट देम टू इंश्योर, यानी गवर्नमेंट जो है वो यही करती थी, वो इंश्योर करने की कोशिश करती थी कि भाई जो घंटे हैं मिनिमम वेज की कम से कम जो दिहाड़ी जो इनकी मिनिमम जो रखी गई है वो मजदूरों को मिले। अनलिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, और हावर जो है वर्क का जो घंटे हैं जो तय किए गए हैं उसी के आधार पर वर्क करवाया जाए। ऐसा नहीं है कि मजदूर है, मतलब ये है कि 8 घंटे जो है वो तय किए गए थे कि 8 घंटे तक मजदूरों से काम लिया जा सकता है, लेकिन जो ओनर थे वो उनसे 10 से लेकर 12 घंटे तक एक्स्ट्रा वर्क करवाते थे। उसके बाद आता है येट फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो हुआ करते थे, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स could not prevent rules being, यानी वो ये नजर रखते थे कि जो फैक्ट्री के अंदर जो इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए थे वो ये ध्यान रखने के लिए थे कि जो रूल्स हैं वो ब्रोक ना हो, वो तोड़े ना जाएं, इस बात के लिए वो अपॉइंट किए जाते थे। वर्किंग आवर्स जो होते थे क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कर्स का वो लगभग 15 घंटे हुआ करता था। यानी क्राफ्ट वर्क की अगर हम बात करें तो उसके अंदर 15 घंटे तक उनसे वर्क करवाया जाता था। जबकि अगर फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें कि फैक्ट्रीज के अंदर अगर किसी मजदूर से काम करवाया जा रहा है तो उसके जो वर्किंग आवर्स हुआ करते थे वो 10 से लेकर 12 घंटे हुआ करते थे, ठीक है। जबकि जो क्राफ्ट वाले जो वर्क थे, यानी अगर किसी ने घर पे कोई छोटी फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है या वहां से उनसे वर्क करवाया जा रहा है तो वो उनसे 15 घंटे तक वर्क करवाया करते थे। अब जो वर्कर्स हैं वर ए डिवाइडेड सोशल ग्रुप, यानी जो वर्कर्स थे उनका भी एक सोशल ग्रुप जो है वो बना। और इस तरीके से कारण काफी सारे रहे इनके पीछे कि भाई वर्कर्स की कंडीशन जो थी वो काफी खराब होती गई, काफी सारी चीजें करने के बावजूद इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो वर्कर्स थे वो चाहते थे कि भाई एक तरीके का यूनिटी इनके अंदर रहे, लेकिन फिर भी वर्कर्स के अंदर भी काफी सारे डिवाइड थे। मतलब वर्कर्स जो हैं ये भी डिवाइड थे किस तरह से कि जो आयरन या स्टील की कंपनी में काम करते थे वो अपने आप को बड़ा मानते थे और वो इनको थोड़ा नीचा मानते थे, लेकिन जहां यूनिटी की बात आती है, रिलेशन की बात आती है, तो वहां पर सारे वर्कर्स जो है वो एक साथ मिलकर रिलेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए वर्कर्स जो थे, वर्कर वर ए डिवाइडेड सोशल ग्रुप। उसके बाद जो है
सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक, इनमें से कुछ जो थे उनके लिंक काफी स्ट्रॉन्ग थे। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द villages and other had settled in cities परमानेंटली। अब कुछ जो वर्कर्स थे वो गांवों के साथ अभी भी जुड़े हुए थे, जबकि इनमें से कुछ जो है वो परमानेंटली स्थायी रूप से जो है शहरों के अंदर जाकर वहीं पर ये लोग बस गए थे। उसके बाद आता है कि भाई वुमेन्स मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर, यानी महिलाओं की बात करें। साथ ही एक पॉइंट इसके अंदर और रह गया आपका, वो है कि वर्कर्स डिवाइडेड बाय स्केल, उनके स्केल के आधार पर उनको डिवाइड किया गया था। अब वुमेन्स की अगर हम बात करें तो वुमेन मेड अप 31%, वुमेन्स मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर, यानी फैक्ट्री के अंदर जितना लेबर होता था उसमें से 31% जो है वो महिलाओं की उसके अंदर भागीदारी हुआ करती थी। लेबर फोर्स, फैक्ट्री लेबर फोर्स, but they were paid less than men। अब क्या कह रहा है कि वुमेन्स जो है वो 31% जो है फैक्ट्री लेबर में काम करती थी, लेकिन जो है दे वर पेड लेस देन मैन, यानी अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की तुलना में इनको काफी कम वेज जो है वो दी जाती थी, जो मजदूरी थी वो काफी कम इनको जो है पे की जाती थी। उसके बाद जो है इसके अंदर आता है कि डिविजन्स अमंग वर्कर्स शो देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर टू, यानी जो डिविजन्स था वर्कर्स का वो देखने को मिलता है उनकी ड्रेसेस से और साथ ही साथ उनके जो मैनर्स हैं उनसे भी देखने को मिलता है। जो मेटल के जो वर्कर हैं वो अपने आप को काफी अमीर समझते हैं, क्योंकि उनकी काफी ज्यादा डिमांड थी। जो मेटल के वर्कर हुआ करते थे, जो मेटल की फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे, तो वो अपने आप को काफी अमीर जो है वो दर्शाते थे, साथ ही साथ क्योंकि उनकी काफी डिमांड जो है उस टाइम में हुआ करती थी और उन्हें ये लगता था लेकिन साथ ही साथ उनको ये बात जल्दी ही समझ में आ गई कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है या अपनी पोजीशन को थोड़ा और सुधारना है तो उसके लिए हमें यूनिटी की जरूरत पड़ेगी। और हम अगर दूसरे मजदूरों को अपने से नीचा मानेंगे या अपने से कम मानेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है नुकसान जो है उनका ही होने वाला है। यही कारण है कि उन्हें जल्दी ये बात समझ में आ चुकी थी कि हमें एक दूसरे की मदद की काफी जरूरत है, और जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तब तक हमारा अपना भी भला नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो वर्कर थे मेटल की फैक्ट्री में काम करने वाले, उनको ये बातें जल्दी ही समझ में आ गई थी। तो एक बार देख लीजिए कि वर्कर्स जो थे वो डिवाइड थे अलग अलग सोशल ग्रुप में, और वर्कर्स को उनके स्किल के आधार पर डिवाइड किया गया था, जबकि कुछ जो है स्ट्रॉन्ग लिंक थे जिनके विलेजेस के साथ, लेकिन कुछ परमानेंटली जो है शहर के अंदर सेटल हो चुके थे। ठीक है, और औरतें जो है उनका फैक्ट्री लेबर के अंदर 31% योगदान हुआ करता था, लेकिन पुरुषों की तुलना में उनको काफी कम वेज जो है वो दिया जाता था। अब बात करेंगे कि यहाँ तक तो समझ में आ गया कि पहले पहले स्टार्टिंग में जो मेटल वर्कर थे उनको लगता था कि भैया हम तो पता ही नहीं क्या है, ये बाकी तो मजदूर है ऐसे ही है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बदला उनको भी ये बातें समझ में आई कि भैया अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए जो बाकी मजदूर हैं इनका भी डेवलपमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बाद में जो वर्कर्स थे वो यूनिटी के अंदर आ गए और उन्होंने जो है अपने लेवल पर उन्होंने जो ग्रुप्स हैं, जो सोशल ग्रुप वगैरह हैं वो बनाने शुरू कर दिए,
ताकि जो है अगर रिलेशन वगैरह होता है तो उनमें उनको कुछ फायदा जो है वो मिल सके। तो वर्कर्स ने अपने लिए कुछ वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या एसोसिएशन जो हैं वो बनाए थे। तो वर्कर्स एसोसिएशंस, वर्कर्स के वो कौन कौन से एसोसिएशन है जो उन्होंने बनाए थे। तो देखिए इसके अंदर आता है कि सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी जब बेरोजगारी होगी तो ऐसे समय में उनको हेल्प मिलेगी ऐसे मेंबर से। इसीलिए उन्होंने जो है इस तरह के जो वर्कर का एसोसिएशन है वो बनाया था। तो some workers formed association, some worker formed associations to help members in times of अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जब बेरोजगारी होगी तो ऐसे समय में उनको ये एसोसिएशन जो है वो हेल्प करेगा। उसके बाद आता है डिस्पाइट डिवीजन, यानी डिवीजन के बावजूद भी, डिस्पाइट डिविजन्स workers united to stop work when they disagreed with employers about dismissal or वर्क कंडीशन। तो देखिए डिस्पाइट डिविजन्स, क्योंकि अब जैसे हमने बताया कि मेटल के जो वर्कर थे वो अलग थे, बाकी के लेबर अलग थे, क्योंकि उनकी डिमांड कम थी। तो इन सभी डिविजन्स के बावजूद भी जो वर्कर्स थे यूनाइटेड टू स्टॉप वर्क, यानी इन्होंने भी वर्क करना बंद कर दिया। व्हेन दे डिसएग्रीड, जब वे इस बात पर डिसएग्रीड हुए विद एम्प्लॉयर्स के साथ जब डिसएग्रीड हुए अबाउट किसके बारे में, डिसमिसल ऑफ और वर्क कंडीशंस के बारे में, या फिर उनको डिसमिस करने का जो तरीका था उस आधार पर जो है ये डिसएग्रीड हुए। इसके बाद आता है आपका कि strikes took place frequently in the textile industry in 1896 to 97 and in metal industry 1902। तो इस तरह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और जो मेटल इंडस्ट्री थी दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहां पर ये देखने को मिला। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी इसके अंदर जो रिवोल्यूशन हुआ वो 1896 टू 1907 के अंदर हुआ, जबकि जो आपकी मेटल इंडस्ट्री थी उसके अंदर जो हुआ था वो 1902 के अंदर हुआ था। तो जो एसोसिएशन थे वर्कर्स थे उन्होंने इसीलिए अपने वर्कर्स जो एसोसिएशन है वो बनाया कि अनएम्प्लॉयमेंट के समय में उनको हेल्प मिलेगी किसी भी तरह की जब जरूरत होगी, या फिर जो है जो सभी डिविजन्स के बावजूद जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने जो यूनाइटेड थे उनको स्टॉप कर दिया था वर्क को, जबकि व्हेन दे जब इस बात पर वो डिसएग्रीड हुए थे विद एम्प्लॉयर्स के साथ अबाउट किसके बारे में, डिसमिसलेशन के बारे में और वर्क कंडीशंस के बारे में। उसके बाद टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी इसके अंदर जो रिवोल्यूशन हुआ वो 1896 टू 1907 में हुआ, और मेटल जो इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर जो रिवोल्यूशन हुआ वो 1902
टू के अंदर हुआ। ठीक है, इस तरह से रशियन पीसेंट वर डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन पीसेंट्स। अब पीसेंट्स के बारे में बात करेंगे। वर्कर्स जो थे उनके बारे में यही हुआ कि वर्कर्स जो हैं जब उनको काम के घंटे कम नहीं हुए, वेजेस कम नहीं हुए, तो इस तरह से उन्होंने जो है रिलेशन किया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो रिलेशन हुआ था वो 1896 टू 1907 में हुआ था, जबकि मेटल इंडस्ट्री के अंदर 1902 के अंदर जो है ये रिलेशन देखने को मिला। अगर हम बात करें कि भाई रशिया के जो वर्कर्स थे अगर वो रिलेशन कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो पीसेंट कहाँ से पीछे रहने वाले थे। जो किसान वर्ग है वो भी पीछे रहने वाला नहीं था, क्योंकि उसको भी पता था कि भाई रिलेशन के बगैर काम नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी जो है काफी आगे आए, आगे निकल के आए। तो रशियन पीसेंट जो थे वो डिफरेंट थे यूरोप के पीसेंट। यानी अगर यूरोप के किसानों की अगर हम बात करें तो उनकी तुलना में जो रशिया के जो किसान थे वो दोनों ही अलग थे। अब कहोगे कैसे थे? क्योंकि जो रशियन रिवोल्यूशन थे वो सॉरी रशियन जो फार्मर्स थे उनकी अगर हम बात करें तो रशिया के जो फार्मर्स थे उनको ये लगता था कि भाई अगर हमें जो है डेवलप करना है तो वो क्या करते कि पूरी जमीन को डिवाइड कर लेते एक साथ, और उसके साथ एक साथ उसमें लेबरिंग करते, सारा जो फसल है वो पैदा करते, जितना प्रोडक्शन होता फिर उसके आधार पर जिसको जितनी जरूरत होती थी उसी आधार पर उसको डिवाइड कर दिया जाता। कि जैसे किसी को मान लो ज्यादा जरूरत है उस टाइम में तो वो उनको ज्यादा अनाज दे देते थे, बाकी को कम दे देते थे। तो एक तरीके से बैलेंस जो है उनके बीच में काफी बना हुआ था। अब आप कहोगे कि ये तो बड़े ही अच्छे इंसान है अगर ऐसे कर रहे हैं कि जिनको जरूरत है उनको ज्यादा दे रहे हैं, नहीं है उनको कम दे रहे हैं, थोड़ा कम मतलब एक दूसरे के साथ जैसे हम फैमिली के अंदर जो है जो भी जरूरत होती है उसके अनुसार बैलेंस बना लेते हैं। तो उसी तरह से वो भी ये सोचते थे कि भाई जो बैलेंस है कम्युनिटी के अंदर, जो फार्मर है उनके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर बैलेंस होना जरूरी है। अब कहोगे आप तो बड़े ही अच्छे इंसान थे, लेकिन वो अच्छे थे, लेकिन अगर बाकी किसानों की बात करें कि उनकी तुलना में फिर उनके साथ आक्रोश भी बहुत ज्यादा भरा हुआ था। मतलब लिबरल थे, काफी अच्छे थे, उदार थे, लेकिन कुछ मामलों में वो बाकी फार्मर से बिल्कुल अपोजिट थे। जैसे यूरोप के जो फार्मर वगैरह हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो जो है यूरोप के फार्मर्स जो थे वो रशिया के फार्मर्स से किस तरह से अलग थे कि रशिया के जो फार्मर थे वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज जो है वो बिल्कुल नहीं करते थे, जबकि जो यूरोप के फार्मर्स थे वो जार के प्रति बड़ी ही निष्ठा भावना जो है वो व्यक्त करना, जैसे उन्हीं को अपना भगवान मानना, ये काफी चीजें थी तो यूरोप के फार्मर्स से अलग करती है रशियन फार्मर्स को। रशिया के जो फार्मर्स हैं वो एक तरीके से जार को तो मान रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने डिक्टेटरशिप करना शुरू किया कि हम जो है जैसा चाहते हैं आप वैसा करिए, ये करिए वो करिए, तो उन्होंने जो लैंडलॉर्ड थे उनका कहना मानना मना कर दिया। हालांकि कई घटनाएं तो ऐसी भी सामने आई है रशिया की, जिसमें ये पता चला है कि भाई रशिया के जो किसान वर्ग थे वो इतने जो है डिससेटिस्फाइड थे वहां के रूलर से या लैंडलॉर्ड वगैरह से कि उन्होंने उनका मर्डर तक कर दिया और मना कर दिया कि भाई हम आपको कोई टैक्स पे नहीं करने वाले हैं। मतलब उनके कंपैरिजन में वो काफी अलग हैं। बाकी यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप के जो किसान हैं वो बड़े ही अच्छे हैं, अपने रूलर के प्रति वफादार हैं। मनी लीडर या लैंडलॉर्ड वगैरह जो भी हैं उन्होंने जो कह दिया उनकी बात माननी है, उनके सामने बोलने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी। जबकि रशिया के जो किसान थे वो जितने अच्छे थे, एक दूसरे के साथ जिस तरह से लिबरल व्यवहार करते थे उतने ही वो खराब थे, बुरे थे उन लोगों के लिए जो उनके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं या उनके ऊपर जबरदस्ती शासन थोपने की कोशिश करते हैं। तो उनको मर्डर तक उन लोगों ने कर दिया। तो ये काफी, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। किन किन के बीच में डिफरेंस है? ये रशियन जो पीसेंट्स हैं और जो हमारे यूरोप के जो पीसेंट हैं, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस सबसे मेन डिफरेंस है। तो देखिए एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आपका कि रशियन पीसेंट्स रशियन पीसेंट्स वर different from European peasants। इस तरीके से थे। तो देखिए इसके अंदर है आपका फर्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूस
प्रोड्यूस टुगेदर, मतलब जो भी प्रोडक्शन वो लोग जो करते थे वो एक साथ करते थे, टुगेदर करते थे। एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट, डिवाइडेड द प्रॉफिट जो भी प्रोडक्शन वो करते थे, प्रोडक्शन वो एक साथ करते थे, बाद में उस प्रोडक्शन का जो प्रॉफिट हुआ करता था उस प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते थे। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है वो है भाई डिसरिस्पेक्टेड नोबिलिटी, मतलब जो नोबिलिटी थी उसको बिल्कुल भी ये जो लोग थे ये रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो डिसरिस्पेक्टेड नोबिलिटी, नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट जो है ये लोग किसी भी तरह की नहीं देते थे। डिवाइडेड, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कि डिवाइडेड लाइक वर्कर्स, मतलब ये डिवाइड करते थे जो है, डिवाइड थे लेकिन इनके अंदर यूनिटी जो थे, डिवाइड लाइक वर्कर्स, वर्कर्स की तरह से ही ये लोग भी डिवाइड थे। जैसे टेक्सटाइल के जो वर्कर थे और जो मेटल के जो वर्कर थे वो आपस में बटे हुए थे, तो उसी तरह से ये लोग जो थे ये भी, ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रॉफिट बांट रहे हैं तो मतलब इसके अंदर जो है डिवाइड है ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं है। तो डिवाइडेड थे उसी तरह से जैसे वर्कर्स थे, ठीक है, लेकिन फिर भी यूनिटी जो थी वो इन कंपैरिजन ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि कंपैरिजन में इनके अंदर जो है वो यूनिटी ज्यादा देखने को मिलती है। डिवाइडेड थे लेकिन यूनिटी भी बहुत थी। उसके बाद वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स, ये चाहते थे कि नोबल्स की जो लैंड है वो इनको मिले। वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स, नोबल्स के पास जो जमीन है वो ये लोग चाहते थे कि वो उनको मिले खेती करने के लिए, क्योंकि मेहनत मजदूरी वही करते हैं, तो वो चाहते थे कि ये नोबल्स के पास ना रहे। और उसके बाद जो है इन्होंने मना कर दिया कि हम आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करेंगे। तो रिफ्यूज टू पे, इन्होंने पे करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्या पे करने से मना किया, रेंट पे करने से मना कर दिया। एंड मर्डर कर दिया, किसका कर दिया, जो लैंडलॉर्ड थे वहां की, तो उन लैंडलॉर्ड्स का मर्डर इन्होंने कर दिया। पे करने से मना कर दिया कि हम आपको, जब उन्होंने ये कहा कि भाई आपको रेंट अच्छा खासा पे करना पड़ेगा, तो उन्होंने उस रेंट को पे करने से मना कर दिया और उसके बाद उन लैंडलॉर्ड्स का मर्डर तक इन लोगों ने कर दिया। और इस तरह से अगर हम 1905 की बात करें तो 1905 के जिसमें रशियन रिवॉल्यूशन काफी जोरों पर था, तो उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय में मर्डर करना एक आम बात बन चुकी थी। जो मर्डर्स हैं वर कॉमन इन रशिया, रशिया के अंदर ऐसे लैंडलॉर्ड्स को मर्डर कर देना कोई बड़ी बात नहीं रह गई थी। ये एक कॉमन सी बात जो है वो उस समय में वहां पर बन चुकी थी। इसके बाद सोशलिज्म जो है, क्योंकि सोशलिज्म से रिलेटेड हमारा पूरा लेसन है, पीसेंट जो है उन्होंने किस तरह से किया, और जो वर्कर्स थे, पीसेंट और वर्कर्स जो हैं दोनों ने किस तरह से रिवॉल्यूशन जो है उसको बढ़ावा दिया, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद किस तरह से रशिया के अंदर सोशलिज्म जो है वो पनपेगा, आगे बढ़ेगा, और कौन कौन सी घटनाएं हैं जिनका सामना उनको करना अभी बाकी था। तो देखिए, सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म इन रशिया, रशिया के अंदर जो सोशलिज्म हुआ था, तो देखिए ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, all political parties were illegal in Russia before
1914। अब ये कह रहा है कि भाई रशिया के अंदर 1914 से पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको इलीगल घोषित कर दिया गया। क्यों घोषित कर दिया? कि रशिया के जो जार थे, जार निकोलस सेकंड जो थे, इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई जो वर्कर्स हैं ये भी रिवोल्यूशन करने लग गए हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं इनके जो वर्कर हैं, पीसेंट हैं, सभी जो है हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, तो उनको जो है क्या चाहिए? उनको सोशलिज्म चाहिए। तो उनके लिए क्या कहा कि हम इनको थोड़ा सा लालच दे देते हैं कि भाई हम आपको यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनाने के लिए हम एग्री हैं कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी यहाँ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इससे पहले जो भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर थी रसिया के अंदर वो इलीगल घोषित कर दी गई। इन्होंने ये कहा कि हम एक वैध तरीके से जो है यहाँ पर सोशलिज्म लेके आएंगे। तो उसके लिए इन्होंने जो रसिया के जार थे उन्होंने ड्यूमा का निर्माण किया था। तो ड्यूमा के बारे में भी नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि ड्यूमा जो था वो क्या था रियल में, जिसे उन्होंने गठित किया, फिर से हटाया, फिर घटाया, फिर लगाया, फिर हटाया, फिर बाद में उन्होंने उसके अंदर जितने भी कंजर्वेटिव जो लोग थे उनको डाल दिया। क्योंकि कंजर्वेटिव तो चाहते ही नहीं थे ना कि चेंज हो जाए। तो जार ने बड़ा ही गेम जो है लोगों के साथ खेला। तो इस तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको रशिया के अंदर क्या कर दिया गया? इलीगल घोषित कर दिया गया। कब? 1914 से पहले की जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहां वर्क कर रही थी। और उसके बाद 1898 के अंदर जो है यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी 1898 के अंदर जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट फाउंडेड द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी who respected मार्क्स आइडियाज। 1898 के अंदर जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक, ठीक है, वर्कर्स पार्टी। वो रिस्पेक्टेड, जिस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो कार्ल मार्क्स था, उस कार्ल मार्क्स के जो भी आइडियाज थे, जो थ्योरी इन्होंने दी थी, उनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो इनके द्वारा दी गई। इसके बाद However, because of government policing, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज रही, it had to operate an illegal organization। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण जो ये पार्टी बनी थी जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, ये पार्टी जो है ये इलीगली रूप से एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से ही ऑपरेट होती रही। और इस सेटअप ए न्यूज़पेपर, ये जो पार्टी थी ये इन्होंने अपने न्यूज़पेपर जो थे वो भी सेटल कर रखे थे। तो न्यूज़पेपर सेटल कर रखे थे, मोबिलाइज वर्कर्स थे इनके पास, एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स जो है, यानी जब इनको स्ट्राइक करनी होती तो ये लोग मिलके जो है स्ट्राइक वगैरह भी जो है कर देते थे। तो इसके बाद जो है वर्कर्स के बाद जो पीसेंट है उन्होंने जो है वो क्रांति की। इस तरह से रशियन सोशलिस्ट जो थे उन्होंने ये फेल्ट किया कि रशिया पीसेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। इस तरह से रशिया के जो सोशलिस्ट थे उन्होंने ये फेल्ट किया कि रशियन जो पीसेंट हैं, कस्टम ऑफ डिवाइडेड लैंड पीरियडिकली, जो लैंड है उसको पीरियडिकली रूप से जो है डिवाइड कर दिया जाए, मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट वर एक्टिव, फॉर्म्ड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 19, यानी जो भी सोशलिस्ट थे उस समय में उन्होंने, और जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने पार्टी जो है वो बनाई थी 1900 के अंदर, एक पार्टी जो है वो बनाई थी। इस तरह से पार्टी स्ट्रगल फॉर पीस एंड राइट एंड डिमांड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीसेंट। अब देखो, पहले वर्कर्स जो है उन्होंने अपनी रिवोल्यूशन जो है वो की। उसके बाद अगर वर्कर्स की बात करें, पीसेंट की बात करें, तो पीसेंट के लिए रशिया के अंदर सोशलिज्म जो था उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को लीगल घोषित कर दिया कि ये लोग जो है किसी तरह का कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ना बना ले कि हमारे खिलाफ हो जाए, या फिर इसीलिए उन्होंने एक पार्टी बनाई जो इलीगली रूप से वहां पर वर्क कर रही थी,
धीरे धीरे लोग जागरूक हुए, पीसेंट जो थे उन्होंने अपना जो रिवोल्यूशन है वो स्टार्ट किया इस तरीके से। कारण जो है कि यही रहा कि ये चाहते थे कि जो जमीन है उसे परमानेंटली जो है पीरियडिकली रूप से जो है डिवाइड कर दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वो है प्रोडक्शन वो कर सके इस तरह से। तो पार्टी स्ट्रगल फॉर पीस एंड राइट, अब पार्टी जो है ये पार्टी जो बनाएगी, ये पार्टी स्ट्रगल कर रही थी किसके लिए, पीस एंड राइट, जो किसान जो थे उनकी जो मांगे थी उनके लिए ये लोग लड़ रहे थे। एंड डिमांडिंग दैट लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीसेंट, कि जितने भी नोबल्स हैं उन नोबल्स के पास जितनी भी जमीन है वो जमीन जो है वो ट्रांसफर करके किसको दे दी जाए, वो पीसेंट जो है उनको दे दी जाए। ये डिमांड इनकी हुआ करती थी। और सोशल डेमोक्रेटिक डिसएग्रीड विद सोशली रिवोल्यूशनरी अबाउट पीसेंट, अब जो सोशल जो डेमोक्रेटिक थे वो डिसएग्रीड थे किससे, सोशल जो रिवोल्यूशनरीज थे उनसे, किसानों के बारे में दोनों के जो विचार थे वो अलग अलग थे, मत नहीं करते थे। इसीलिए जो वर्कर्स थे वो दो भागों में डिवाइड हुए। जो जो रसिया के जो किसान थे ये दो भागों में बटे थे, जिसमें एक जो है वो बोल्शेविक था, दूसरा मेंशेविक जो है, इस तरह से ये डिवाइड हुआ। तो वर्कर्स की जो पार्टी थी जो ये दो भागों में डिवाइड हुई, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।